हिंदू ब्राह्मण बनकर हिंदू महिलाओं और लड़कियों को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाता था और फिर उनकी अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। मामला इतना ही नहीं, वो खुद को संपादक बताता है पर काम फर्जीवाड़े का करता है। उसने हिंदू और मुस्लिम दो नाम से अपना आधार कार्ड और बाकायदा मनीष सिसोदिया को लेकर ईडी की चार्जशीट में बड़ा खुलासा। पुराने कैबिनेट नोटों को कराया नष्ट, सबूत ना बचे इसको लेकर नोटों को कराया गया नष्ट। मेडल बहाने हरिद्वार में गंगा किनारे पहुंचे पहलवान, गंगा सभा में ऐलान, यहां नहीं बहाने देंगे मेडल। मणिपुर में लगातार हो रही हिंसा को लेकर राष्ट्रपति से मिला कांग्रेस का डेलीगेशन, भारतीय जनता पार्टी पर लगाया ध्रुवीकरण का आरोप। मोदी सरकार के 9 साल पर भारतीय जनता पार्टी का महाजनसंपर्क अभियान, 30 जून तक मेगा प्लान, पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट कर कड़ी मेहनत जारी रहेगी, अमित शाह और नड्डा ने दिया है संदेश। एनसीईआरटी की किताबों से हटाया गया खालिस्तान का जिक्र, एसजीपीसी ने चिट्ठी लिखकर की थी मांग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर मणिपुर से आ रही है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और चुरान चांदपुर में अमित शाह पहुंचते हुए नजर आए हैं। अमित शाह ने कई सामाजिक संगठनों के साथ बैठक की है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। राज्य में शांति स्थापित करने को लेकर यह बैठक होती नजर आई है। जातीय हिंसा में अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मणिपुर में मौत की खबर है और उसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर दौरे पर पहुंचे हुए हैं और तमाम लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह ने कई सामाजिक संगठनों के साथ बैठक की है और राज्य में शांति स्थापित करने को लेकर यह बैठक होती नजर आई है। जातीय हिंसा में अब तक लगभग 80 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आई है और चूरा चांदपुर के अंदर यह बैठक अमित शाह करते हुए नजर आए। काफी ज्यादा उम्मीदें मणिपुर गवर्नमेंट और मणिपुर के लोगों को गृह मंत्री अमित शाह से है कि आगे की कार्रवाई वो करते हुए नजर आए और जो शांति बहाली को लेकर अमित शाह गए हैं, मणिपुर के अंदर कहीं ना कहीं शांति होती दिखाई दे। दरअसल अमित शाह का ये 3 दिवसीय दौरा है और उसके दौरान भी कहीं ना कहीं हिंसाएं होती हुई अलग अलग जगहों से नजर आई हैं और उसी को शांत कराने और वहां के अधिकारी और मंत्रियों से मुलाकात कर आगे की कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह मिलते नजर आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार रात हिंसाग्रस्त मणिपुर के 4 दिवसीय दौरे पर इंफाल पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और मंत्रियों के साथ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और मणिपुर का हालात का जायजा लेते हुए नजर आए। आखिर अमित शाह के दौरा कितना महत्वपूर्ण है और मणिपुर की जनता क्या चाहती है, इस रिपोर्ट से समझें। मणिपुर में 3 मई को शुरू हुई हिंसा अभी थमने का नाम नहीं ले रही। कई जगहों पर कर्फ्यू में ढील दे दी गई थी, लेकिन फिर भी हिंसक घटनाओं को देखते हुए सेना तैनात कर दी गई। गृह मंत्री अमित शाह भी 3 दिन के दौरे पर सोमवार शाम मणिपुर पहुंचे। राज्य सरकार ने ये दावा किया है कि शाह के दौरे से पहले 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि राज्य का माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रहे थे। अमित शाह मंगलवार को मणिपुर कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। इसके बाद वो हिंसा में घायल लोगों का हाल जानने अस्पताल गए। आपको बता दें कि पिछले महीने जातीय हिंसा में कम से कम 80 लोग मारे गए थे, जिसको लेकर सीएम एन बीरेन सिंह ने रविवार 28 मई को बताया कि उन्हें रिपोर्ट मिली है कि हिंसा के दौरान 40 उग्रवादी मारे गए। सीएम ने ये कहा कि उग्रवादी नागरिकों के खिलाफ M16 और AK-47 असॉल्ट राइफलों और स्नाइप गन का इस्तेमाल कर रहे थे। ये कई गांवों में घरों को जलाने के लिए आए हुए थे। सेना और अन्य सुरक्षा बलों की मदद से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 40 उग्रवादियों को मारा गया है। तो वहीं पर राज्य के हालात सुधारने के लिए अमित शाह सिविल सोसाइटी ग्रुप से भी बात करने वाले, जिसमें कुकी और मेतई दोनों ही समुदाय के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।
तो वहीं पर इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी और ये वादा किया था कि समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। एक अदालत के जजमेंट के कारण कुछ क्लैशेस हुए हैं। मैं मणिपुर के भाइयों को भी कहना चाहता हूं कि हमारा काम शांति बनाए रखना है। आप व्यवस्था पर विश्वास करिए। दोनों ग्रुपों के लोग पहले शांति बनाने का निर्णय करें। मैं आपको केंद्र की सरकार से और से विश्वास दिलाना चाहूंगा, सबके साथ न्याय होगा और हिंसा करने वालों को हम बख्शेंगे नहीं। इसका विश्वास आप नरेंद्र मोदी सरकार पर रखिए। मेरा अपील है मणिपुर के अंदर सभी भाइयों बहनों को कि आप एक बार पहले जैसे मणिपुर के लिए हम 6 साल से मणिपुर में शांति से आगे बढ़े। एक भी बंद नहीं हुआ, एक भी ब्लॉकेड नहीं हुआ और आज एक अदालत के निर्णय के कारण जो विवाद हुआ है वो विवाद को हम चर्चा से, वार्ता से और शांति से इसका रास्ता निकालें। किसी के साथ अन्याय न हो, ये नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि अमित शाह के मणिपुर दौरे से मणिपुर कितना शांत होता नजर आता है। कुकी और मेतई दोनों समुदाय के लोगों के बीच अमित शाह किस तरह का तालमेल बिठाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह से पूरे मणिपुर को आस लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज। स्थान से इस वक्त एक बड़ी खबर। सीएम अशोक गहलोत का युवाओं को तोहफा देते नजर आए हैं और प्रदेश में नई खेल एकेडमी बनाने का ऐलान कर दिया है। नई खेल एकेडमी के लिए 88 करोड़ रुपए मंजूर अशोक गहलोत सरकार करती हुई नजर आई है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर नई खेल एकेडमी तैयार की जाएगी और उसको लेकर 88 करोड़ रुपए अशोक गहलोत राजस्थान सरकार जो है वो देती नजर आएगी। प्रदेश में नई खेल एकेडमी बनाने का ऐलान अशोक गहलोत करते हुए नजर आए हैं और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने युवाओं को यह तोहफा दिया है और प्रदेश के अंदर नई खेल एकेडमी बनाने का सीएम अशोक गहलोत ऐलान करते नजर आए हैं। उधर दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शाहबाद हत्याकांड पर डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालीवाल का एक बयान आया है और केस में जल्द से जल्द न्याय मिले इसकी मांग रखती हुई नजर आई और कातिलों को 6 महीने के अंदर फांसी होनी चाहिए। स्वाति मालीवाल का यह बयान आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो अपराधी है, जो आरोपी है, उसको 6 महीने के अंदर सजा हो और दिल्ली की शाहबाद डेयरी का यह पूरा मामला, जहां पर स्वाति मालीवाल जो है अब वो आरोपी को फांसी हो, इसकी बात कहती नजर आ रही है और शाहबाद हत्याकांड पर डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालीवाल का बयान आया है। परिवार से मिली हूँ। लड़की के परिवार की हालत बहुत बुरी है। ये लोग बहुत गरीब हैं और लड़की की माँ तो बस बोलने लायक नहीं है, बात नहीं कर पा रही है। उन्हें सुबह से चक्कर आ रहे हैं और वो बहुत ही ज्यादा बुरे हाल में है और शायद हम लोग समझ भी नहीं सकते कि वो इस वक्त क्या महसूस कर रहे हो। 16 साल की उनकी बच्ची सड़क पे सरेआम उसको चाकू गोद गोद के मार डाला, ईंटों से, पत्थरों से मारा और वहां पे इतने सारे लोग थे, पुरुष थे, महिलाएं थी और किसी ने लड़की की मदद नहीं करी। वो लोग भी यही कह रहे हैं कि शायद अगर वो चिल्ला भी देते तो हो सकता है बच्ची बच जाती। इनका दर्द बिल्कुल देखा नहीं जा रहा। इनकी भी यही मांग है और मेरी भी यही मांग है, इस कातिल को हर हाल में अगले 6 महीने के अंदर अंदर फांसी। तो वहीं दिल्ली की शाहबाद डेयरी में हुए साक्षी हत्याकांड पर बीतते वक्त के साथ कई और खुलासे होते नजर आ रहे हैं और जानकारी के मुताबिक पुलिस की गिरफ्त में हत्या के आरोपी साहिल ने अपना जुर्म तो कबूल कर लिया है, लेकिन उसे कोई भी दुख नहीं है। इतनी गंभीरता के साथ उसने हत्या की है, उसके बावजूद भी वो पछतावा नहीं कर रहा है और ये बात खुद उसने पुलिस कस्टडी में कबूल करी। आखिर किस तरह से वो अपने गुनाह को कबूल करता हुआ नजर आया, इस रिपोर्ट से समझें। की घटना ने पूरी राजधानी को दहला दिया।
जहां एक सन की आशिक ने 16 साल की नाबालिग युवती की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। इस हत्या का वीडियो जिसने भी देखा उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि जिस निर्ममता से युवती की हत्या की गई वो बेहद ही दिल दहला देने वाला मंजर था। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने फौरन मामले का संज्ञान लेते हुए कातिल को यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इतनी बेरहमी से हत्या के बाद भी हत्यारे साहिल को अपने अपराध का अफसोस नहीं है। पुलिस पूछताछ में साहिल ने जुर्म तो कबूल लिया, लेकिन उसने यह भी बताया कि उसे इस हत्या का कोई पछतावा नहीं है। वहीं अब इस हत्याकांड में कई और खुलासे हुए हैं। पूछताछ से पता चला है कि हत्यारा साहिल वारदात को अंजाम देकर रिठाला पहुंचा था, जहां उसने हत्या में प्रयोग किए चाकू को छिपाया, जिसके बाद वो 2 बार बस बदलकर बुलंदशहर पहुंचा था। इस दौरान साहिल ने अपने लोकेशन ट्रैक होने से बचने के लिए अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा था। बताया जा रहा है कि साहिल बीते लंबे समय से दिल्ली में रह रहा और एसी रिपेयरिंग का काम करता है। इसके अलावा मृतक युवती जेजे कॉलोनी की रहने वाली है, जो साहिल के साथ लंबे समय से रिलेशन में थी। लेकिन बीते काफी समय से दोनों में आपसी मनमुटाव चल रहा था, जिसकी वजह से युवती साहिल को इग्नोर कर रही थी। इस बात से आग बबूला होकर आरोपी ने बेरहमी से उसको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब इस मामले में युवती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक युवती के शरीर पर बार बार चाकुओं से वार किए गए। यही वजह है कि युवती के शरीर में 16 घाव पाए गए, जिसमें उसके पेट पर 10 और गर्दन पर 6 घाव मिले हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में सिर को भारी चीज से कुचलने की भी पुष्टि हुई है, जिसका साफ सबूत वीडियो में देखा जा सकता है, जहां आरोपी चाकुओं के ताबड़तोड़ वार के बाद युवती का सिर पत्थर से कुचलता दिख रहा है। इस हत्याकांड के बाद से पूरे देश में साक्षी के लिए न्याय की मांग उठने लगी है। मृतक युवती के परिजनों ने साहिल को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि वे कानून के हिसाब से आरोपी को अधिक से अधिक सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज। दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर, शराब नीति केस से जुड़ा हुआ पूरा मामला और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सिसोदिया के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया और कोर्ट ने 1 जून के लिए समन जारी किया है। आपको बताएं ये बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर कोर्ट ने 1 जून के लिए समन जारी किया है। दिल्ली शराब नीति केस से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है, जहां पर मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ती नजर आएंगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये चार्जशीट में संज्ञान लिया और इसके आगे कोर्ट ने 1 जून के लिए समन जारी कर दिया। दरअसल शराब नीति और उससे जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग केस का ये पूरा मामला और सिसोदिया के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आगे कार्रवाई की है। उधर बात करेंगे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी से मुलाकात की है और दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को कैसे मजबूत किया जाए इसको लेकर चर्चाएं हुई हैं, जिसमें क्षमता निर्माण और स्थापित स्मारकों के साथ साथ संरक्षण और डी माइनिंग और संसदीय सहयोग सहित रक्षा सहयोग शामिल बताया जा रहा है। और इसमें पहले दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी से मुलाकात की और ये कहा कि ये मात्र दोनों देशों के बीच मजबूत बंधन को पुष्टि करता है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराना संबंध है और विरासत संरक्षण और माइनिंग और जल संरक्षण के साथ साथ सामाजिक आर्थिक परियोजना सहित कई क्षेत्रों में हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं। उधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता संजय राउत के बीच जुबानी जंग तेज होती नजर आ रही है और संजय राउत ने डिप्टी सीएम पर तंज कसते हुए कहा है कि देवेंद्र फडणवीस काफी असंतुष्ट हैं और एक हवलदार को सिपाही बना दिया गया और एक कमिश्नर को हवलदार बना दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो आदमी खुद असंतुष्ट है वो दूसरे को संतुष्ट के बारे में क्या बोल सकता है। उनके चेहरे पर जो दिखता है वो उनके मन में है और वो काफी ज्यादा दुखी है। इसके बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए उद्धव ठाकरे गुट पर असंतुष्ट होने का ठप्पा लगाया है। ये पूरा ठाकरे गुट ही असंतुष्ट है। आप क्या बात कर रहे हो?
पूरा गुट असंतुष्ट है। वहाँ जितनी असंतुष्टि वहाँ पर है और कहीं नहीं है। देवेंद्र फडणवीस कितने सेटिस्फाइड या संतुष्ट है ये उनको जाकर पूछिए। एक मुख्यमंत्री जो शपथ लेने जा रहा है उसको रोका और कहा कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, आप डिप्टी सीएम, आपके जूनियर के नीचे। ऐसा आदमी सेटिस्फाइड हो सकता है क्या? नहीं। एक हवालदार को सिपाही बना दिया, एक कमिश्नर को हवालदार बना दिया, ये फडणवीस जी। ऐसे आदमी खुद असंतुष्ट है, असमाधानी है, डिससैटिस्फाइड है, वो दूसरे के सेटिस्फैक्शन के बारे में। उधर उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के बाद विधान परिषद चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है और अब विधान परिषद उपचुनाव में दोनों सीटों पर जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या 84 हो गई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी है और डिप्टी सीएम ने यह कहा है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटों को जीतने का दावा किया है। 9 साल का कार्यकाल जिस प्रकार से जनता का समर्थन है, गरीब का समर्थन है, किसान का समर्थन है, नौजवान का समर्थन है, महिलाओं का आशीर्वाद है, उसके आधार पर हम उत्तर प्रदेश में तो 80 की 80 सीटें जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। देश में 2019 से ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने के लिए जीतेंगे, अब मेरा भरोसा है। 9 साल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? 9 साल का कार्यकाल बेमिसाल है। जितने 60 साल में नहीं किए विरोधी, उससे 10 गुना ज्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में 9 साल के अंदर काम हुआ है। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने का काम ना किया गया हो। देश आगे बढ़ा है, देश दुनिया में आगे बढ़ा है और उत्तर प्रदेश तो आगे बढ़ा ही है। और हमारी डबल इंजन की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से कमल खिलाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त देने हुए दोनों सीटों पर अपने नाम कर लिए। इसका क्या असर 2024 लोकसभा चुनाव पर पड़ता हुआ नजर आएगा, इस रिपोर्ट से समझें। यूपी के निकाय चुनाव को जीतने के बाद बीजेपी ने विधान परिषद की दोनों सीटों पर भी जीत दर्ज की है। विधान परिषद की 2 सीटों पर सोमवार को हुए उपचुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर जीत हासिल की। इस उपचुनाव में सपा ने पूर्व एमएलसी रामजतन राजभर और रामकरण निर्मल को मैदान में उतारा था, जबकि बीजेपी ने मानवेंद्र सिंह और पद्मसेन चौधरी को टिकट दिया था। इन दोनों सीटों में से एक सीट एमएलसी बनवारी लाल के निधन से खाली हुई थी, जबकि दूसरी सीट लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई, जिसके लिए बीते दिन सचिवालय के तिलक भवन में मतदान कराए गए। निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद मुशहीद के मुताबिक बीजेपी के मानवेंद्र सिंह ने 280 वोट हासिल किए, जबकि सपा के रामजतन राजभर को 115 वोट मिले। इसी तरह विजय बीजेपी के पद्मसेन चौधरी को 279 मत मिले। उनके प्रतिद्वंदी सपा के रामकरण को 116 मत हासिल हुए। जानकारी के मुताबिक इस उपचुनाव में 396 विधायकों ने मतदान किया था, लेकिन 7 विधायकों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया, जिसमें समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी और रमाकांत यादव शामिल हैं। वहीं सुबह सपा के अब्बास अंसारी भी वोटिंग नहीं कर सके। जेल में बंद होने की वजह से तीनों नेता वोटिंग में शामिल नहीं हो सके। इसके अलावा कांग्रेस के 2 और सपा बसपा के विधायकों ने भी मतदान में हिस्सा नहीं लिया। बता दें, इन दोनों ही सीटों के सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग हुई। इसके बाद करीब 5 बजे से वोटों की गिनती का काम शुरू हुआ, जिसका शाम 7 बजे तक रिजल्ट घोषित हो गया। हालांकि बीजेपी की जीत के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है। मायावती ने ट्वीट करके सपा पर निशाना साधा। मायावती ने लिखा, यूपी विधान परिषद की 2 सीटों के लिए कल हुए उपचुनाव में हार निश्चित होने के बावजूद चुनाव में सपा द्वारा दलित व ओबीसी उम्मीदवार को खड़ा करना, हरवाना और ज्यादा संख्या बल होने पर इनकी अनदेखी करना यह साबित करता है कि इन वर्गों के प्रति सपा की षड्यंत्रकारी नीति थोड़ी भी नहीं बदलती। बहरहाल एक के बाद एक चुनाव में जीत दर्ज करके बीजेपी अपने किले मजबूत करती जा रही है, लेकिन भाजपा की इस ताबड़तोड़ जीत के सिलसिले से विपक्ष के हौसले पस्त भी होते नजर आ रही है।
क्योंकि निकाय और उसके साथ हुए 96 के उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की और अब विधान परिषद की भी दोनों सीटें बीजेपी ने जीत दर्ज की है। हालांकि विधानसभा में सत्ता पक्ष का दबदबा के चलते बीजेपी को जीत के लिए खास मशक्कत नहीं करनी पड़ी है, जिसके चलते भाजपा को आसानी से यह जीत मिल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री ओपी एस भदौरिया एक सड़क हादसे में घायल हो गए हैं और यह हादसा ग्वालियर इटावा हाईवे पर मालनपुर के पास हुआ है। बताया यह भी जा रहा है कि उनकी कार एक ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई और राज्य मंत्री ओपी एस भदौरिया को इलाज के लिए ग्वालियर के बिरला अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया गया। वहीं हादसे में ओपी एस भदौरिया के सिर में हल्की चोट लगी है। फिलहाल उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है और जांच की जा रही। आपको बताएं कि ओपी एस भदौरिया भिंड की मेहगांव विधानसभा से विधायक हैं। उधर बिना महरम के महिला अब इस सफर पर जा सकती हैं और उसकी शुरुआत आज से होती नजर आई। आपको बताएं कि आज दिल्ली से 200 महिलाएं रवाना हुई हैं और कुल 4000 महिलाएं इस बार हिंदुस्तान से हज के लिए बिना महरम के जाती नजर आ रही। वहीं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने हज यात्रा के लिए सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बिना महरम के औरतें अब इस मुकद्दस सफर पर जा सके, इसकी जो शुरुआत आज हुई है ये बेहतरीन शुरुआत है। और जितनी औरतों से मैं मिली सबने इतनी खुशी व्यक्त की और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। और सबका कहना यही था कि जो औरतें बच्चों को पालती हैं और उनको सही रास्ते पर चलना सिखाती हैं, वो दुनिया का कोई भी काम कर सकती है। और प्रधानमंत्री जी ने हमें आत्मनिर्भर समझा और बनाया, इसके लिए उनका शुक्रिया। क्योंकि ये सफ़र जो है कभी लोगों को लगता है कि आसान नहीं है। और कई औरतों ने ये भी कहा कि इस उम्र में हम इस उम्र के हो गए और तब भी ये नियम बनाया हुआ था कि बिना महरम के आप जा नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं एक तकलीफ होती थी बहुत लोगों को, उस तकलीफ को रास्ते से हटाया और सबके सफ़र को आसान बनाया और सब जाकर भारत देश के लिए, अपने वतन के लिए दुआ करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने श्री भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की है और महबूबा के इस कदम को पंडितों के बीच पीडीपी की पहुंच को बढ़ाने के तौर पर देखा जा रहा, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी नौटंकी करार देती नजर आ रही। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट को देखें। जम्मू कश्मीर में गंदेरबल जिले के प्रसिद्ध रंगमेय देवी मंदिर में लगे भव्य और वार्षिक खीर भवानी मेले की बात करें तो सैकड़ों की तादाद में लोग यहां पर अपनी मुरादें लेकर पहुंचते हैं और उनकी तमाम इच्छाएं पूरी होती हैं। तो वहीं इस बार मंदिर में सैकड़ों कश्मीरी पंडितों ने हिस्सा लिया। मध्य कश्मीर जिले के चिनार के विशाल पेड़ों की छाया में स्थित इस मंदिर में भक्तों की भीड़ देखी गई और भक्तों के साथ महबूबा मुफ्ती ने भी वार्षिक खीर भवानी मेले के दौरान खीर भवानी मंदिर जाके माता के दर्शन और पूजन किया, जिसकी तस्वीरें अब खूब चर्चा का विषय बनी हुई है। महबूबा के इससे बदले हुए रूप और उनके मंदिर के दौरे को लेकर तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही, लेकिन महबूबा का कहना है कि ऐसा उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए किया है। वैसे महबूबा कुछ भी कहें, लेकिन उनकी ओर से पहले शिव और अब माँ दुर्गा का स्वरूप माता खीर भवानी की पूजा के अलग ही मायने निकाले जा रहे हैं। तो वहीं पर महबूबा मुफ्ती के मंदिर में जलाभिषेक करने और मंदिर में दर्शन और पूजन को भारतीय जनता पार्टी ने नौटंकी करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि 2008 में महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी ने अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की भूमि आवंटन का विरोध किया था और तीर्थयात्रियों के हट निर्माण के लिए श्राइन बोर्ड की भूमि के अस्थायी हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी थी। बहरहाल अब ये देखना होगा कि आने वाले टाइम में महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी इन तमाम तस्वीरों का कितना फायदा उठाती नजर आती है, क्योंकि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार विधानसभा का चुनाव करवा सकती है, जिसको लेकर पार्टियां तैयारियां करती नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज। इजराइल ने सीरिया की राजधानी में सैन्य ठिकानों पर रात भर हमले किए हैं, जिससे पूरा सीरिया कांपता हुआ नजर आ रहा। आखिर इजराइल ने सीरिया पर अटैक क्यों किया है और उसके पीछे की क्या कुछ वजह है, इस खास रिपोर्ट को देखें।
इजरायली युद्धक विमानों ने दमिश्क में सैन्य ठिकानों पर रात भर हमला किया, जिससे काफी ज्यादा सीरिया का नुकसान हुआ। सीरिया सेना ने अपने बयान में ये कहा कि हमला इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स के ऊपर से किया गया, जिससे काफी ज्यादा हम लोगों का नुकसान होता नजर आ रहा। तो वहीं पर इजराइल काफी समय से सीरिया में ईरान समर्थित शिया लड़ाकुओं को टारगेट करता दिखाई देता है और उनको निशाना बनाता रहता है। तो भाई अब आपको बताते हैं कि इजराइल कितने मोर्चों पर आखिर पूरी लड़ाई लड़ता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल को कई मोर्चों पर लड़ाई करनी पड़ रही है। एक ओर तो गाजा पट्टी पर फिलिस्तीन के साथ लड़ाई करता नजर आता है, तो दूसरी ओर ईरान के साथ उसकी तनातनी जग जाहिर है। इसी बीच सीरिया में भी सैन्य ठिकानों पर इजराइल ने हमले किए, क्योंकि इजराइल काफी समय से सीरिया में ईरान समर्थित शिया लड़ाकों को टारगेट कर रहा है, उनके खिलाफ हमले कर रहा है। इसी बीच सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स वॉर मॉनिटर ने ये कहा है, इजराइल ने दमिश्क के आसपास के सैन्य स्थलों पर 2 बार मिसाइल हमले किए। हमले में दमिश्क के ग्रामीण इलाकों के साथ साथ दमिश्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र और एक हवाई रक्षा अड्डे सैन्य स्थलों को निशाना बनाया गया। इस नए हमले के साथ इजराइल ने 2023 की शुरुआत में 17 बार सीरिया पर हमला किया, जिसमें 48 सैन्य कर्मियों के मारे जाने की खबर और 28 लोग घायल हुए हैं। बहरहाल इजराइल जिस तरह से सीरिया पर हमले करता नजर आ रहा है, इसको लेकर विश्व किस तरह से प्रतिक्रिया देता दिखाई देगा और किस देश का साथ देता नजर आएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल सीरिया का इजराइल हमले से काफी ज्यादा नुकसान होता नजर आ रहा है और ये नुकसान लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। ब्यूरो रिपोर्ट TNP न्यूज। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें TNP न्यूज के साथ।